हाँ, तो बेटा देखो, अब मेरे पास बुक है। अ, आप ये बता दो, देखो कैरेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर कैरेक्टर्स पढ़ने हैं तो मैंने एंटोनियो का कैरेक्टर आपके ग्रुप में डाला हुआ है। अगर आपके पास बुक है, मैंने दीपक से लिया है बेसिकली और ये सोच के लिया है कि सब बच्चों के पास दीपक की बुक होएगी। अगर अब नहीं है तो बाद में भी आपने दीपक की लेनी है मोस्टली। तो वो सेम क्वेश्चन मैंने डाल दिया है ग्रुप में। अगर ये तो कहो कि हमें एंटोनियो का कैरेक्टर पढ़ा दो और हमने कैरेक्टर पढ़ने हैं जैसे बुक में दिए गए हैं, तो मैं वो कैरेक्टर पढ़ता हूँ आपके साथ। और अगर आप कहो कि रेफरेंस के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट पैसेजेज़ हैं वो पढ़ दो, तो मैं वो पढ़ता हूँ। बताओ आपकी इच्छा है। अरे बेटा बोलो क्या पढ़ना चाहते हो? टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो मर्चेंट ऑफ वेनिस का या इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करना चाहते हो? टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ। आप लोगों के पास बुक है दीपक की? दीपक में तो पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है। ए 123 ए 123 पृष्ठ से शुरू होते हैं बेटा रेफरेंस के सवाल आपके। वहां से हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पैसेजेज हैं वो सारे दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक्ट 1 सीन 1 में हो क्या रहा है। ये ओपनिंग है हमारे प्ले की और ओपनिंग ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा या शेक्सपियरियन प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ओपनिंग पे अपने आप में एक सवाल आ सकता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। मैं आज ही मेरे याद दिला देना अगर याद नहीं रहता है तो मैं आपके ग्रुप में ओपनिंग का सवाल डाल दूंगा और कल उसको पढ़ेंगे सबसे पहले, तो वो जरूरी है। फिलहाल हमने पढ़ना है टेक्स्ट। राइट, जल्दी जल्दी करना बेटा इसको। आई मीन 10 से 15 दिन लगाना, इससे ज़्यादा मत लगाना इसमें, क्योंकि उसके बाद आपके एग्जाम भी होने हैं और ग्रामर का और कंपोजिशन का वो सारा काम भी हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ हो क्या रहा है, ओपनिंग कहाँ होती है। देखिए इस बुक में ही सीन वाइज, एक्ट वाइज और सीन वाइज एक समरी दी गई है। ठीक है, मैं निकालता हूँ, खोल रखिएगा। ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। एक्ट 1 सीन 1 में क्या हो रहा है वो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा प्ले ओपन होता है और जो ये हमारा रेफरेंस का सवाल जहाँ से हमने टेक्स्ट शुरू करना है ना, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपको ये समझाने में कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं एक बार अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ देता हूँ इसकी। एज द प्ले ओपन्स, जैसे ही नाटक शुरू होता है, वी फाइंड दैट एंटोनियो, हम पाते हैं कि एंटोनियो ए वेल्दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि वेनिस का एक धनी व्यापारी है, इज इन ए सैड मूड, वह एक उदास मुद्रा में है, उदास मनस्थिति में है। मूड मैंने मनस्थिति, मुद्रा। ये बात महत्वपूर्ण है बच्चों, मार्क कर लेना। आप जब भी पढ़ते हो हमसे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपसे अनुरोध है, एक नोटबुक अपने पास रखें, एक पेन हमेशा तैयार रखें लिखने के लिए कुछ। एंटोनियो का जो सैड मूड है, इस पे अपने आप में क्वेश्चन बनता है बच्चों। वह हमेशा मेलंकोलिक रहता है, हमेशा उदास रहता है। हालाँकि उसके पास उदासी का कोई कारण नहीं है, परंतु शेक्सपियर शायद ये दिखाना चाहते हैं कि हर आदमी का अपना एक स्वभाव होता है। कोई बहुत खुश रहने वाला होता है, कोई बहुत मेलंकोलिक उदास रहने वाला होता है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना भी अच्छे से अच्छा चुटकुला उसको आप सुना दो, कभी मुस्कुराएगा नहीं, राइट? तो इस तरह से हम सबका अपना एक अलग नेचर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुःख में दुखी, सुख में सुखी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुख में भी दुखी होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुःख में भी सुखी होते हैं। तो हमारी मनस्थिति हमारे स्वभाव पे निर्भर करती है। एंटोनियो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा उदास रहता है। उनके कैरेक्टर स्केच में भी ये बात जाएगी और यहाँ ओपनिंग सीन में ही आप देख रहे हो।
ये बात आपके प्ले के अंत तक काम आती है, अगर आप ये पक्ष उनके कैरेक्टर का समझ लेते हो। क्योंकि अगर आप ट्रायल सीन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि एक वक़्त आता है, जैसे ही ट्रायल शुरू होता है तो वह पूरी आशाएँ छोड़ देता है, क्योंकि वह उदास रहने वाला व्यक्ति है और वह कहता है कि अगर ये यहूदी मुझे मार के खुश हो सकता है तो इसे मुझे मारने दीजिए, राइट? तो वह रिज़ाइन कर देता है एक प्रकार से, बिल्कुल हथियार डाल देता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। His friends Salarino and Solenio asked him the cause of his sadness. उसके मित्र सलैरिनो और सोलेनियो उससे पूछते हैं कि आपकी उदासी का क्या कारण है। एंटोनियो एडमिट्स दैट एंटोनियो ये मानता है कि he does not know why he is sad, वह नहीं जानता कि वह उदास क्यों है। Salarino and Solenio think that Antonio is sad because he is worried about his ships which are on the sea. Salarino और Solenio ये सोचते हैं कि एंटोनियो इसलिए उदास होगा क्योंकि उसके माल से लदे हुए जहाज सागर पर तैर रहे हैं। यस प्लीज, हो सकता है सागर में कोई दुर्घटना हो जाए। एंटोनियो डिनाइज दैट हिज सैडनेस इज बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस वरीज। एंटोनियो उनकी बात से इनकार करता है। वो कहता है कि मेरी उदासी का कारण मेरा व्यवसाय नहीं है। ही ऑल्सो डिनाइज द सजेशन दैट, वह इस सुझाव को भी मानने से मना कर देता है। ही इज सैड बिकॉज ही हैज फॉलन इन लव विद समवन, कि वह इसलिए उदास है क्योंकि वह किसी से प्रेम करने लगा है। इन द मीन टाइम, इसी समय अदर फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो कम, एंटोनियो के दूसरे मित्र आते हैं। देयर नेम्स आर लोरेंजो, ग्रेशियनो एंड बसैनियो। उनके नाम होते हैं लोरेंजो, ग्रेशियनो और बसैनियो। दे ऑल्सो कमेंट ऑन एंटोनियो सैडनेस, वे भी एंटोनियो की उदासी पर बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड बसैनियो आर लेफ्ट टुगेदर। एंटोनियो और उसका मित्र बसानियो छोड़ दिए जाते हैं, अकेले छोड़ दिए जाते हैं। ऑल अदर फ्रेंड्स डिपार्ट, बाकी सभी मित्र चले जाते हैं। बसानियो मेंशंस द रियल पर्पस ऑफ हिज विजिट टू एंटोनियो, बसानियो एंटोनियो के पास आने का वास्तविक कारण बताता है। ही वांट्स सम मनी फ्रॉम हिम एज लोन, वह उससे ऋण के रूप में कुछ रुपए प्राप्त करना चाहता है। बट Bassanio plans to go to Belmont, where he hopes to try his luck at winning the hand of Portia as wife. वह यानी कि बसानियो ने एक योजना बनाई है कि वह बेलमोंट जाएगा, जहाँ की वह अपने भाग्य की परीक्षा करेगा, पोर्शिया के स्वयंवर में भाग लेकर उसको पत्नी बनाने का एक प्रयास करेगा। बट ही नीड्स मनी फॉर हिज पर्पस, लेकिन उसको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन चाहिए होता है। सो ही आस्क्स हिज फ्रेंड एंटोनियो टू लेंड हिम मनी फॉर गोइंग देयर, इसलिए वह अपने मित्र एंटोनियो को कहता है कि आप मुझे कुछ धन दे दो जिससे कि मैं वहां जा पाऊं। एंटोनियो रिप्लाइज दैट, एंटोनियो उत्तर देता है कि ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज फ्रेंड बसैनियो, वह अपने मित्र बसैनियो की सहायता के लिए सदैव तैयार रहने वाला व्यक्ति है। बट एट प्रेजेंट, परंतु इस समय, ऑल हिज मनी इज लॉक्ड इन गुड्स विच हिज शिप्स आर कैराइंग फार ऑफ कंट्रीज। इस समय उसका सारा धन उसके माल के रूप में जहाजों पर लदा है और उसके जहाज दूर दराज के देशों में गए हुए हैं। सो ही हैज नो कैश विद हिम, इसलिए उसके पास अब धन नगद के रूप में नहीं है। बट ही आस्क्स हिज फ्रेंड टू बोरो मनी फ्रॉम समबडी ऑन हिज एंटोनियोस बिहाफ, परंतु वह अपने मित्र को कहता है कि किसी से भी शहर में जाके मेरा नाम लेके, यानी कि मेरे नाम से ऋण ले लो। ये होता है दृश्य नंबर 1 में बच्चों। और अब हम आते हैं एक्चुअल टेक्स्ट पे, जो रेफरेंस के लिए है, क्योंकि पूरा अगर हमने प्ले पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये समझ लीजिए पूरा सेशन चला जाएगा, ये प्ले भी नहीं होएगा। सीधा आइए, दीपक की बुक में ए 123 पृष्ठ संख्या है बच्चों, यहाँ से हमने पढ़ना है। अच्छा, एक बात और बताइए, इस समय किसी और की पीरियड लगती है क्या? कोई और टीचर पढ़ाते हैं क्या? वेरी गुड। तो इसी टाइम रोज 1:30 क्लास लगा दिया करो। स्टैंजाज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टू यू एंटोनियो, एंटोनियो आपके लिए, आई ओ द मोस्ट, मैं सबसे अधिक ऋणी हूँ, मतलब आपके प्रति मैं सबसे अधिक ऋणी हूँ। इन मनी एंड इन लव, चाहे धन की बात कीजिए चाहे प्रेम की बात कीजिए। एंड फ्रॉम योर लव आई हैव ए वारंटी,
to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts I owe। और तुम्हारे प्यार के चलते ही मैं मेरे को ये विश्वास है टू अनबर्डन ऑल माय प्लॉट्स एंड पर्पसेस कि मैं जितने भी मेरे उद्देश्य हैं, जितनी भी मेरी योजनाएँ हैं, वो सारी की सारी मैं सफल बना सकता हूँ। हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई ओ, और जितने भी मेरे सर पर कर्ज हैं, वो सारे उतार सकता हूँ। मेरे ख्याल से तो आप समझ गए होंगे। ओ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है बच्चों। ओ का मतलब है ऊपर होना मतलब सर पर होना, कर्ज आदि जैसी चीज़ें सर पर होना। अब देखिए, मेरे ख़्याल से पढ़ते ही आपको पता लग गया होगा किसने किसको कहा है। ये बसैनियो है, जिसने एंटोनियो को ये शब्द कहे हैं। एक्ट 1 सीन 1 में ये आते हैं। वह पैसे माँगने गया हुआ है, राइट? इस स्थिति में है। अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। आपने कॉन्टेक्स्ट ऐसे नहीं लिखना है। मैं आज ग्रुप में डाल दूँगा कैसे लिखना है। आपने शुरू में लिखना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपने खाली ये शब्द नहीं लिखना है कॉन्टेक्स्ट, आपने लिखना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एक्ट 1 सीन 1 ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इन पंक्तियों को लिया गया है शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, यानी कि वेनिस के व्यापारी से, और उसके प्रथम अंक से और प्रथम दृश्य से। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय बसैनियो एंड एड्रेस टू एंटोनियो। इन पंक्तियों को बोला गया है बसैनियो के द्वारा और ये बोली गई हैं एंटोनियो को। दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। एंटोनियो इज ए रिच मर्चेंट। एंटोनियो एक धनी व्यापारी है। बसैनियो ऑफ्टन कम्स टू एंटोनियो टू बोरो मनी। बसैनियो प्राय एंटोनियो के पास आता है धन मांगने के लिए। नाउ ही इज इन नीड ऑफ मनी। अब वह धन की आवश्यकता में है। एंड हैज कम टू हिम अगेन, और फिर से उसके पास आया है। सबको समझ है रेफरेंस में क्या बताया गया है? बसानियो ने एंटोनियो को ये पंक्तियां बोली हैं। एक्ट 1 सीन 1 में बोली हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इस प्ले में बोली हैं और इसको लिखा है शेक्सपियर ने। और वह उससे धन उधार मांगने के लिए आया हुआ है। ये बातें बताई गई हैं। अब इन पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है आगे। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में बसानियो टेल्स एंटोनियो दैट, बसानियो एंटोनियो को कहता है कि ही आउज हिम मच इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज हिज लव, कि उस पे उसका काफी कर्ज है, चाहे धन की बात हो या प्रेम की बात हो। मतलब एंटोनियो बसानियो से प्रेम भी बहुत करता है और उसने उसको पैसे भी बहुत दे रखे हैं। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही ऑलरेडी आउज हिम ए लॉट ऑफ मनी, पहले से उस पे उसका काफ़ी कर्ज है। बट नाउ, किंतु अब ही हैज़ कम अगेन टू रिक्वेस्ट हिम फॉर मनी। वह अब फिर से उसके पास आया है ताकि उसको धन के लिए प्रार्थना कर सके। हाउएवर, किंतु ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ ए प्लान बाय व्हिच ही विल पे बैक नॉट ओनली दिस बट द प्रीवियस डेट्स आल्सो। परंतु वह उसको कहता है कि उसके पास एक ऐसी योजना है कि वह उसका सारा कर्ज उतार देगा, न केवल अभी वाला जिसको वह माँगने आया है, बल्कि पीछे का भी जितना कर्ज है वो सारा दे देगा। ही सेज दैट, वह कहता है कि एज एंटोनियो लव्स हिम, क्योंकि एंटोनियो उससे प्रेम करता है, ही विल अलाउ हिम टू टेल अबाउट हिज प्लान्स। तो वह उसको अपनी योजनाएं बताने की अनुमति प्रदान करेगा। ये हमने एक डायलॉग किया है बच्चों। दूसरे डायलॉग पे आते हैं। इन बेलमोंट इज ए लेडी रिचली लेफ्ट। ये भी पंक्तियाँ बसानियो ने एंटोनियो को बोली हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बता रहा है पोर्शिया के बारे में। अब पोर्शिया के बारे में आप सब जानते होंगे, वो हमारी हीरोइन है। बसानियो एंटोनियो को संबोधित करते हुए कहता है कि भाई मेरी योजना क्या है वो सुन लो, कैसे मैं आपका कर्ज उतारूंगा वो सुन लो। बेलमोंट एक जगह है जहां पर एक बहुत ही धनी लड़की है जिसके बाप ने उत्तराधिकार में उसके लिए बहुत पैसा छोड़ा है। लेफ्ट का अभिप्राय है उत्तराधिकार में छोड़ा गया पैसा। एंड शी इज फेयर, और वह है बहुत ही फेयर के सारे अर्थ होते हैं बच्चों। एक अर्थ सुंदर से होता है, लेकिन फेयर का ज़्यादा अर्थ होता है मानसिक सुंदरता से। जहाँ हम न्याय को महत्व देते हैं अन्याय के ऊपर, मतलब अच्छाई को बुराई के ऊपर अधिमान देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह फेयर है। एंड फेयर देन द वर्ड, और वह इतनी अच्छी है कि शब्द भी इतना अच्छा, ये जो शब्द है ना अच्छा होना, सुंदर होना, ये शब्द भी इतना सुंदर नहीं है जितनी वो सुंदर है। ऑफ वंडरस वर्चूज,
उसमें अनेकों अद्भुत गुण हैं। जैसे हम कुंडलियाँ मिलाते हैं तो बच्चों के गुण देखते हैं, ठीक है? उन्हीं गुणों की बात वैसे वर्च्यू माने पुण्य होता है, पुण्य ही गुण होते हैं बच्चों। समटाइम्स फ्रॉम हर आइज़ कभी-कभी उसकी आँखों से आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस मुझे बहुत ही सुंदर संदेश प्राप्त होते हैं, जो कि खामोश होते हैं। हर नेम इज़ पोर्शिया उसका नाम पोर्शिया है। नथिंग अंडरवैल्यूड टू कैटोस डॉटर ब्रूटस पोर्शिया। वह कैटो की पुत्री अब ये एक ऐतिहासिक रेफ़रेंस है। मतलब इतिहास का कोई पात्र है कैटो और उसकी बेटी हुई है कोई, उसका नाम पोर्शिया था और ब्रूटस की पत्नी, उसका भी नाम पोर्शिया था। ब्रूटस की पत्नी से किसी भी मामले में, कैटो की पुत्री से किसी भी मामले में वह कम खूबसूरत नहीं है। तो ये बातें एक प्रकार से ना पोर्शिया के कैरेक्टर पे आप लिख सकते हो, यहाँ बसैनियो जो उसके बारे में कह रहा है। चलिए, हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि रेफ़रेंस तो आप लिख लोगे, रेफ़रेंस तो सेम जाएगा बच्चों। इन दीज़ लाइन्स इन पंक्तियों में बसानियो टेल्स एंटोनियो अबाउट पोर्शिया बसानियो एंटोनियो को पोर्शिया के बारे में बताते हैं। ही सेज दैट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वह कहते हैं कि वह बहुत खूबसूरत है। इन फैक्ट वास्तव में शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द वर्ड ब्यूटीफुल वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि इतना तो ये शब्द सुंदर ये भी खूबसूरत नहीं है। शी हैज़ इनहेरिटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उसको उत्तराधिकार में धन का एक बहुत बड़ा उत्तराधिकार मिला है, बहुत बड़ी संपत्ति मिली है। इन एडिशन टू दैट इसके अलावा शी इज़ वर्चुअस आल्सो वह बहुत गुणों वाली भी है। ही सेज दैट वह कहता है कि परहैप्स शी आल्सो लाइक्स हिम संभवतः वह भी उसको पसंद करती है। समटाइम्स दिस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस टेल्स हिम कभी-कभी उसके चेहरे का ये भाव उसको बताता है कि शी लाइक्स हिम वह उसको पसंद करती है। बसानियो सेज दैट बसानियो कहते हैं कि शी इज रिच एंड फेमस लाइक द रोमन हीरोइन पोर्शिया वह उसी तरह धनी है और प्रसिद्ध है जैसे कि रोम की नायिका पोर्शिया होती थी हु वाज द डॉटर ऑफ कैटो एंड द वाइफ ऑफ ब्रूटस जो कि कैटो की पुत्री थी और ब्रूटस की कैटो की पुत्री थी और ब्रूटस की पत्नी थी। 2 पैसेज हमने किए हैं बच्चों। आप चाहो तो मैं एक और करता हूँ, नहीं तो इनको तैयार कर लो। बताओ। ठीक है बेटा। और अंडरलाइन भी करते रहना साथ ही साथ अगर आपने कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लेना। तीसरे पे आइए, ओ माई एंटोनियो, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे भाई, अरे मेरे प्राण एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड a rival place with one of them मीन्स का अभिप्राय होता है बच्चों। अच्छा एक बात, आप सबके पास बुक तो है ना? कोई ऐसा बच्चा है? अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है ना बेटा, मैं इसके फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दूँगा, क्योंकि कल भी हमने ये पढ़ना है। कोई ऐसा बच्चा हो तो मेरे को बता देना कि बुक नहीं है। तब तो मैं इसके फ़ोटो खींच के क्योंकि कुछ तो पढ़ोगे आप, ऐसे सुन-सुन के कैसे टेक्स्ट कर लोगे? चलिए कोई बात नहीं। ओ माई एंटोनियो, अरे मेरे प्राण, अरे मेरे बंधु एंटोनियो, हैड आई but द मीन्स देखिए, मीन्स का अभिप्राय होता है साधन और वैसे धन के लिए इसका प्रयोग होता है, क्योंकि धन ही वास्तव में साधन होता है बच्चों। हैड आई वर द मीन्स काश हैड आई का मतलब है काश जब पहले हैड आ जाए बाद में आई आए और ये प्रश्नवाचक वाक्य ना हो तो इसका अभिप्राय एक इच्छा अभिव्यक्त की गई है और वह रिग्रेट से भरी हुई है पश्चाताप से भरी हुई है काश काश कि मेरे पास पैसे होते काश कि मेरे पास इतना धन होता टू होल्ड ए राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम कि मैं जाकर उन लोगों के साथ प्रतियोगिता करता किन लोगों के साथ बच्चों जो पोर्शिया के स्वयंवर में जाके अपना भाग्य आजमाते हैं, उन लोगों के साथ प्रतियोगिता करता, उन लोगों का प्रतिद्वंदी बनता। होल्ड ए राइवल प्लेस का क्या अभिप्राय है? प्रतिद्वंदी बनना। वन ऑफ देम उनमें से एक यस प्लीज मतलब वो जो लोग हैं ना, जो लोग पोर्शिया के स्वयंवर में जा रहे हैं, मैं भी उनमें से एक होता और उनका प्रतिद्वंदी होता, अगर मेरे पास वहाँ तक जाने के पैसे होते। आई हैव अ माइंड प्रिसेजेस मी सच थ्रिफ्ट दैट आई शुड क्वेश्चनलेस बी फॉर्च्यूनेट। देखिए, मेरे पास एक ऐसी बुद्धि है, एक ऐसा मन है, जो मुझे पहले से ही ये दिखा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अगर मैं वहाँ जाऊँ और अपना भाग्य आज़माऊँ, तो मैं निश्चय ही भाग्यशाली सिद्ध होऊँगा।
निश्चय ही मुझे सफलता प्राप्त होगी। इसमें परिच्छेद होता है बच्चों पहले से ही देख लेना, मन की आँख से देख लेना बच्चों। क्वेश्चनलेस निसंदेह, फॉर्च्यूनेट धनी होना। देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन और देख लो, साथ ही साथ में आपका टेक्स्ट भी हो जाएगा और रेफरेंस का सवाल भी हो जाएगा। इन दीज़ लाइन्स, इन पंक्तियों में, बसानियो टेल्स एंटोनियो दैट, बसानियो एंटोनियो को कहता है कि ही वांट्स टू compete विद अदर्स फॉर पोर्शियाज हैंड इन मैरिज। वह पोर्शिया के विवाह में दूसरों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। ही इज श्योर दैट, उसे विश्वास है कि इफ ही हैड इनफ मनी टू गो टू बेलमोंट, अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता जिससे कि वह बेलमोंट जा पाता एंड compete अगेंस्ट अदर दोज शूटर्स, और उन दूसरे प्रतियोगी लोगों के साथ मुकाबला कर पाता, ही कुड विन हर हैंड, तो वह उसका हाथ जरूर जीत लेता। Thus we find that, इस प्रकार से हम देखते हैं कि बसानियो is deeply in love with Portia। बसानियो पोर्शिया से बहुत प्यार करता है, बट ही वांट्स मनी इन ऑर्डर टू गो टू बेलमोंट, परंतु वह बेलमोंट जाने के लिए धन चाहता है। ये तीसरा पैसेज हमने किया है। 3 कर लो मेरे ख्याल से, 3 बहुत है। 3 ठीक है या और करें बच्चों? 3 ठीक है बेटा, 3 कर लो, और इनमें अगर कुछ समझ नहीं आता है, अभी पूछना चाहते तो आप मेरे से पूछ लो। बाद में पढ़ लेना, क्लास के बाद आराम से पढ़ लेना, और बाद में भी मेरे को अगर आप मैसेज डाल दोगे ना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो भी मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। आज नहीं दे पाया तो कल की क्लास में दूँगा बच्चों। और ये सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे हम बच्चों, टेक्स्ट ही आ जाएगा इसमें सारा, जो अनइम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं वो छूट जाएँगी बस। रेफ़रेंस का सवाल भी साथ ही साथ हो जाएगा हमारा, और टेक्स्ट भी हो जाएगा हमारा, जो भी महत्वपूर्ण टेक्स्ट है आपको सारा पता चल जाएगा। प्रश्न उत्तर हमने कर ही लिए हैं, वो ऑलरेडी आप कर भी रहे होंगे। प्ले की कहानी भी हमने देख ली है, उसके बाद हम जो ग्रामर का पोर्शन है बच्चों वो हमने करना। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मैं डाल दूँगा बेटा, और कल जो पढ़ाएँगे ना, अगले वाले भी 4 से 5 रेफ़रेंस में डाल देता हूँ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।